तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के अंदर 3 नए कानून पास हो गए। संसद से पास हुए कई बिल जैसे आधार एक्ट, सीएए या फॉर्म्स लॉ पास होने के बाद भी कोर्ट में इनके खिलाफ कई पीआईएल दाखिल हुई हैं। चलिए दोस्तों, जरा इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले नए बिलों पर रोशनी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, नए बिल होंगे आईपीसी इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह अब होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो दोस्तों, देश की संसद से पास हुए किसी भी बिल के ऊपर पीआईएल पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर बड़ी बात तब हो जाती है जब खुद कोई वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, संसद के बने नए कानूनों के खिलाफ अपनी अर्जी लगाए। सबसे पहले इन तीनों नए कानूनों के जन्म की बात कर लेते हैं दोस्तों 12 दिसंबर 2023 को ये तीनों ही कानून दोनों सदनों में पास हुए और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इन बिलों पर दस्तखत किए, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए। मगर इन्हें लागू किया आज यानी 1 जुलाई को, और इसके बाद से ही इन कानूनों पर बहस शुरू हो गई। जैसा आम होता है हमारे देश में, कोई कानूनों के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया तो कोई उसके खिलाफ दिखाई दिया। अब भैया, ना तो हम पक्ष में हैं और ना ही विपक्ष में, हम तो बस इन तीनों कानूनों के ऊपर एक नजर डालते हैं और आप लोगों को आसान भाषा में समझाते हैं इन तीनों कानूनों का मतलब। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की। अपराध, आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आतंकवाद की परिभाषा। अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता या आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है, कोई पब्लिक में आतंक फैलाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फांसी या आजीवन कारावास की सजा है, साथ ही 10 लाख तक का फाइन भी लग सकता है। किसी की मृत्यु नहीं हुई तो 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह। दोस्तों, ये जो राजद्रोह कानून है, ये ब्रिटिश शासन काल में कानून बना था और इस कानून के लागू होने से पहले तक ये अस्तित्व में था, मगर अब ये अतीत का हिस्सा हो जाएगा और देश के किसी भी हिस्से को देश से अलग करना या लोगों को इसके लिए भड़काना, किसी भी व्यक्ति से देश की एकता, संप्रभुता को खतरा होना देशद्रोह कहलाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ केसेस को अपराधों के दायरे से बाहर भी किया गया। सेक्शन 377 होमोसेक्सुअल, सेम जेंडर को अपराध से मुक्त किया गया है। अप्राकृतिक सेक्स या अप्राकृतिक कृत्य भी अपराध मुक्त किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अब अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है। नहीं समझे? चलिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ। भारत में विवाहेतर संबंध को अवैध नहीं माना गया है। अगर 2 बालिग स्त्री या पुरुष सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे अवैध करार नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही दोस्तों, कोई भी पुरुष तथा महिला अप्राकृतिक यौनाचार, एनल और ओरल सेक्स भी करते हैं तो वह भी अब परमिसिबल होगा। लेकिन अगर कोई जबरन किसी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, किसी समान लिंग वाले व्यक्ति के साथ या बच्चों के साथ पशुओं से यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे अपराध की शाखा में माना गया है। होमोसेक्सुअल समझते हैं दोस्तों। होमोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो समान लिंग, सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। एक तरह से कहें तो ये यौन व्यवहार सामाजिक मेलजोल और नियम कायदों जैसी कई बातों का मिला जुला रूप है। पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षित होना या महिला का महिला के प्रति आकर्षित होना, इन्हें होमोसेक्सुअल कहा जाता है।
अब समझते हैं दोस्तों भारतीय नागरिक संहिता। सबसे पहले जानते हैं जीरो एफआईआर के बारे में। भारत के किसी भी थाने में एफआईआर कराई जा सकती है। सीआरपीसी में ये प्रावधान था कि जिस थाना क्षेत्र में क्राइम हुआ है एफआईआर वहीं दर्ज की जाएगी, मगर अब जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर उस थाने भेजी जाएगी जहां क्राइम हुआ है। आगे केस उसी थाने से आगे चलेगा। इसके अलावा कोई भी केस जिसमें कम से कम 7 साल और उससे ज्यादा सजा है, उस केस में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। किसी भी केस की पूछताछ या सुनवाई ऑनलाइन की जा सकती है। अगर जांच एजेंसी के अनुसार अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में साक्ष्य है तो उस डिवाइस को भी सबूत बनाया जा सकता है। पर्सनल लॉ बॉन्ड पर बेल का प्रावधान अब खत्म। ऐसे अपराध में जेल में बंद हैं जिसमें फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उस व्यक्ति पर जिस पर एक से अधिक क्रिमिनल केस हों, उन सभी लोगों को पर्सनल बॉन्ड पर बेल नहीं मिलेगी। जानते हैं दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा भारत में पारित किया गया था। इसमें भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबंध मुद्दों का एक सेट शामिल है। तो इंतजार रहेगा दोस्तों आगे आने वाले कल में ये कानून कैसे काम करते हैं। दोस्तों मेरी ये तीनों कानूनों के ऊपर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी आने वाली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।